2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज छत्तीसगढ़ से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज दस्तक दे रहा है छत्तीसगढ़ में। हम जानते हैं कि कुछ प्री पोल सर्वेज कांग्रेस का सुपड़ा साफ बता रहे हैं, मगर यकीन मानिए मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त अपनी जिंदगी की एक अहम राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह सवाल उठना लाजमी है कि जिस माओवादी हमले में कांग्रेस नेतृत्व साफ हो गया था, क्या उसकी सहानुभूति कांग्रेस को मिलेगी? क्या वाकई डॉक्टर रमन सिंह खुद को एक विकास पुरुष के तौर पर स्थापित कर पाए हैं? ये तमाम मुद्दे होंगे जब हम बहस करेंगे, क्योंकि आज हम राजनांदगांव में हैं, जो कि मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी भी है। हमारे साथ राजनांदगांव की एक जबरदस्त जनता है, इनके सवाल होंगे। और हम आपको बता दें, मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ मौजूद है मधुसूदन यादव, जो कि राजनांदगांव से सांसद हैं, और साथ ही भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं उस पोल की जिसने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में बीजेपी की रमन सिंह सरकार हैट्रिक लगाती दिख रही है। सबसे ताजा सर्वे है आईबीएन और सीएसडीएस का, जिसमें कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 61 से 71 सीटें मिलती दिख रही हैं। 13 से 20 अक्टूबर के बीच कराए गए इस सर्वे में कांग्रेस को महज 16 से 24 सीटें मिलने की बात कही गई है। अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 50 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में विकास को लेकर लोगों को काफी शिकायतें हैं। राजनांदगांव में गंदगी, सड़क और ट्रैफिक की खराब हालत से जनता परेशान है। 38 करोड़ की लागत से एक अप्रोच रोड बनाया गया, जिसमें पूरा पुल का कंस्ट्रक्शन किया गया था। पहली बरसात में ही वो अप्रोच रोड बह गया, तो 38 करोड़ रुपए तत्काल पानी में चले गए। आप बताइए किस दृष्टि से आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ में 11 और 19 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे आप जरूर देखिएगा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यकीन मानिए ये मुकाबला बहुत करीबी होने वाला। हमारे साथ 2 जो है नुमाइंदे हैं बीजेपी और कांग्रेस से। बघेल साहब, कम से कम ये जो सर्वे आया है, इसमें तो आपका सुपड़ा साफ, तीसरी बार भी आप गए। भारतीय जनता पार्टी को इस रिपोर्ट के हिसाब से घर में जाके सो जाना चाहिए। ये रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है, कपोल कल्पित है और प्रायोजित है। कहीं आप जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं हो गए इस सर्वे के बाद? हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये पब्लिक ओपिनियन है, और पब्लिक ओपिनियन कहती है कि रमन सिंह की हैट्रिक होगी या नहीं होगी। रमन सिंह की हैट्रिक होगी। मैं आप दोनों से एक सवाल यहां पूछना चाहता हूं। इतना बड़ा माओवादी हमला हुआ जिसमें कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व साफ हो गया, मगर अभी भी दोनों राजनीतिक दलों ने माओवादी हिंसा को लेकर अपने चुनावी लहजे में कड़ा संदेश क्यों नहीं दिया है? क्या आप लोगों ने माओवादियों के सामने घुटने टेक दिए? 9 राज्यों में माओवाद है, अकेला छत्तीसगढ़ स्टेट है जो माओवाद से लड़ रहा है। यानी हमारा संदेश स्पष्ट है कि हम माओवाद से लड़ रहे हैं, मगर कड़ा संदेश अभी भी नहीं गया। हमारे पास जो खुद की फोर्सेज हैं वो लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है। हम पहले से इसे एक नेशनल प्रॉब्लम माना जाए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है 15वीं लोकसभा के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जब इस बात का उल्लेख किया गया कि इसको राष्ट्रीय समस्या माना जाए नक्सलवाद को, लेकिन उनके अभिभाषण में इस बात को नक्सलवाद। सवाल यहां पर यह है कि आपका तो नेतृत्व साफ हो गया, मगर कांग्रेस के नेता अजीत जोगी खुद कह रहे हैं कि यह हमारे इलेक्शन एजेंडा में शामिल नहीं है। आप लोग क्यों रक्षात्मक मुद्रा में हैं इस मुद्दे को लेकर? राजनांदगांव के ही मदनवाड़ा में 29 जवान एसपी से ही शहीद होते हैं। ताड़मेटला में 74 जवान शहीद होते हैं। जीरम घाटी में हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ 32 जवान शहीद होते हैं, और उसके बाद रमन सिंह ने एक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आज तक मदनवाड़ा के हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
यहाँ एसपी शहीद होते हैं और एक इंस्पेक्टर से जांच कराई जाती है। इससे रमन सिंह के कार्य विधि के बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं, आप कहां पहुंच गए। मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि आप खुद अजीत जोगी कहते हैं कि मेरी पार्टी के अंदर कुछ लोगों के एक बयानबाजी की वजह से कांग्रेस अब इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगा, ऐसा क्यों? ये मामला अजीत जोगी जाने, लेकिन हम शुरू से ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी दोनों कोई मिली भगत है। और रमन सिंह ने कहा था मिली भगत है। एक बात बताइए, एक माओवादी पकड़ा गया था पोडियम लिंगा, उनका कहना था कि दांतेवाड़ा के जो एमएलए हैं भीमा मांडवी, मैं उनके लिए काम करता हूं। तो क्या बीजेपी और माओवादियों में कोई लिंक है? बीजेपी और माओवाद के बीच में कोई लिंक नहीं है। पूरा स्टेट जानती है कि कांग्रेस के कुछ नेता और माओवाद के बीच में स्पष्ट रूप से लिंक। कौन से नेता? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरा स्टेट जानती है, स्टेट की जनता जानती है, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं। एक बात बताइए मुझे, एक नेता अगर शहीद हो जाता तो आपने अपने आप में इसको एक लहर के तौर पर सामने आना चाहिए था, पूरा नेतृत्व साफ हो गया। मगर अभी भी जब आपने कलश यात्रा निकाली तो आपका कोई वरिष्ठ नेता भी शुमार नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या छुपा रहे हैं? ये रमन सिंह जी बजट सत्र में कहे थे, उन्होंने कहा था कि हम ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, और रमन सिंह का भी ब्रह्मास्त्र है जिसमें हमारे सारे नेता शहीद हो गए। वो परिवर्तन से घबरा गए थे और इस कारण से इन्होंने बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सीधा डॉक्टर रमन सिंह पर आरोप लगाया है। ब्रह्मास्त्र यानी कि क्या वो हमला, दरभा अटैक, ये उनका ब्रह्मास्त्र था? ये ब्रह्मास्त्र रमन सिंह जी का तो नहीं था, कवासी लखमा का जरूर था, जिनकी वजह से सब तो मारे। कवासी लखमा, ये नाम क्यों सामने उभर कर आता है? कवासी लखमा यदि थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी पुलिस अभी तक क्या कर रही है? उन्होंने इस घटना के पहले जांच भी उन्होंने नहीं कराया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि रमन सिंह और उसके आला अधिकारी इस पूरे घटना में संलिप्त हैं और पूरी जिम्मेदारी रमन सिंह और उसकी सरकार की। बघेल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए और आए बाएं दाएं मत भटकिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है, एनआईए इस मामले की जांच कर रही थी, अब तक इस मामले में एनआईए की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि केंद्र तरफ से आना चाहिए था। एनआईए की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? राज्य सरकार हाई कोर्ट के जज से जांच करा रहा है और 3 महीने हो गए अभी। अब वहां क्यों? मैं आपसे एनआईए के बारे में पूछ रहा हूं। एनआईए की जांच राज्य सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है, इस कारण से जांच प्रभावित हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको डर है अगर रिपोर्ट में तथ्य सामने आ जाएंगे तो आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। राज्य सरकार इतनी लचर क्यों दिखाई देती है? क्या वजह है कि माओवादी नेताओं के लिंक अक्सर पार्टी से जुड़ते दिखाई देते हैं? यहां पर यादव साहब, लिंक का सवाल है, मैंने स्पष्ट किया, केवल कांग्रेस से लिंक है। जहां तक एनआईए की रिपोर्ट की बात है, इनका आरोप है कि राज्य सरकार हेल्प नहीं कर रही है। एनआईए बोले कि राज्य सरकार ने कहां हेल्प नहीं किया, राज्य सरकार हेल्प कर रही है। जवाब दीजिए। एनआईए तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इंटेलिजेंस के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर राज्य सरकार ने केवल एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर की कार्रवाई की। उन्होंने इंटेलिजेंस फेल्योर को स्वीकार जब किया है, रमन सिंह ने खुद कहा है कि चूक हुई है, तो आखिर रमन सिंह क्यों इस्तीफा नहीं दिए? उसके आला जो नेता हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? और दूसरी बात, मुकेश गुप्ता जो इंटेलिजेंस की चीफ हैं, उनके खिलाफ आज तक के रमन सिंह ने क्यों कार्रवाई नहीं की? वही अधिकारी है जो मदनवाड़ा में भी संलिप्त थे। चलिए रमन सिंह एक अलग मुद्दा है, आप मुझे ये बता दीजिए ना, पार्टी के अंदर अजीत जोगी ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे ही पार्टी के अंदर लोग हैं जिनके गलत बयानी की वजह से आज ये मुद्दा नहीं बन पाया? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अजीत घर में फूट क्यों रहे हैं? तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किसने कहा, और यदि ऐसा नहीं कहा है तो वो भी स्पष्ट करना चाहिए। बहुत कड़ा संदेश दे रहे हैं आप अजीत जी के लिए, आप ही के पार्टी के हैं वो। मैं इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहता। इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। ये बताइए अजीत जोगी का खौफ क्यों है? कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद जो है अजीत जोगी है, अजीत जोगी उनको नुकसान पहुंचाएंगे तब जाके आपको सत्ता में आप वापस आएंगे। पिछली बार भी 15 सीटों का नुकसान इनको पहुंचाया था अजीत जोगी ने। क्या यह कहना सही है?
हमें अजीत जोगी से कोई लेना देना नहीं, हम अपने विकास के दम पर तीसरी बार आएंगे। ये बताइए, अजीत जोगी का इतना खौफ क्यों है पार्टी के अंदर? नेता थर थर क्यों कांपते हैं उनके सामने? हमको कोई खौफ नहीं है, खौफ तो रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को है। एक आदमी जो 2003 में जाति का मामला उछाल के सत्ता में आई, रमन सिंह और मसूदन यादव जी बताएं कि एक व्यक्ति के जात की जांच करने में उनको 10 साल क्यों लग गए? अच्छा, एक बात बताइए, अगर अजीत जोगी का डर नहीं है तो 90 सीटों में से उनके परिवार को आप 2 सीटें देंगे? शुरू से रहे हैं, पति पत्नी दोनों थे। तो परिवारवाद से बाहर कब निकलेंगे आप? परिवारवाद से नहीं, अभी तो अमित जोगी को दिया गया है, अजीत जोगी को टिकट नहीं दी गई। सवाल यहां पर यह भी खैर है, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हैं मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में। क्या विकास पुरुष का जो एक इमेज है उनका, क्या वाकई जमीन पर वो खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं? पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। और जहां तक परिवारवाद का सवाल है, ये सब एक छतरी के नीचे खड़े, एक परिवार के नीचे खड़े हैं। हमारे यहाँ तो एक सरपंच भी टिकट ले आता है, बीडीसी का मेंबर भी ले आता है, डीडीसी मेंबर भी ले आता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी ले आता है, और मंडल भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री तक। और वो लाके करते क्या है? विकास के नाम पर क्या हो रहा है? विकास दिख रहा है जमीन पर। मुझे एक बात बताइए, बस्तर जिले, चलिए हम लोगों से सवाल, आपके पास में आऊंगा, लोगों से सवाल पूछते हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं, आराम से। मेरा सवाल माननीय भूपेश बघेल जी से है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, अस्तित्व में आया, उस समय सरकार कांग्रेस की थी। क्या उस समय आप भी राजनांदगांव आते थे? क्या आपको यह नहीं लगता कि उस समय राजनांदगांव को अछूता छोड़ दिया गया और डॉक्टर रमन के नेतृत्व में शहर में विकास? मैं भूपेश बघेल जी से मैं बात करना चाहता हूं, जब ये मेडिकल कॉलेज की जो सौगात दी, उसमें आप कहां थे? मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यहां पर ईसाइयों को, यहां पर चर्च में, रायपुर नाका स्थित में बीजेपी की संगठन पार्टी धर्म सेना, वो जाके मार पिटाई कर रही है और बाइबिल जला रही है। मेरा प्रश्न भूपेश बघेल जी से है, यहाँ से तो भाजपा ने रमन सिंह को मुख्यमंत्री घोषित किया है, क्या वो अगर अलका मुंडियार जी जीतती है तो उनको भी सीएम बनाएगी? मैं मधुसूदन जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह ये बताए कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में लागू की हुई ऐसी कौन सी योजना है? 108 केंद्र की योजना है, 2 रुपया किलो चावल केंद्र की योजना है, ऐसी कौन सी योजना है जिसको डॉक्टर रमन सिंह ने ये? चलिए हम और भी लोगों से सवाल पूछते हैं। क्या ये राजनांदगांव सीएम का एरिया का हॉस्पिटल है? कब सुधरेगा राजनांदगांव का हॉस्पिटल? मुझे एक बात बताइए और आप लोग खामोश रहिएगा। बस्तर जिले में आप लोगों को 12 में से 11 सीटें मिली थी। हाँ, आपको पता है शिवनाथ नदी के ऊपर एक 38 करोड़ से एक बांध बना था, एक ब्रिज बना था, क्या हुआ उसका? ब्रिज क्या हुआ? अतिवृष्टि के कारण ब्रिज डैमेज हुआ है। एक मिनट, एक बारिश की वजह से, एक झोंके की वजह से वो गिर गया 38 करोड़ का ब्रिज। हवा और पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यादव जी, आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। एक मिनट, 38 करोड़ का ब्रिज एक बारिश की वजह से बह गया, क्या बात कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री का विकास है? बिल्कुल विकास एक चीज को लेकर के आप नहीं कर सकते, विकास को चैलेंज नहीं कर सकते। स्टाफ डैम्स बह गए एक बारिश की वजह से, क्या क्या नहीं बहा है? एक मिनट, क्या मुख्यमंत्री के विकास की नींव इतनी खोखली है? बिल्कुल खोखली नहीं है, मजबूत है और सतही तौर पर है। जितना ये समय कम है इसलिए मैं पूरी बातें नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं समय कम नहीं है, आपके पास 10 साल थे, ये मत भूलिए। रमन सिंह के बारे में यही कहना चाहूंगा कि शहीद उदय मुदलियार ने उसी सड़क पे पिछले वर्ष रोपा लगाया था और इस साल वो पूरा ब्रिज बह गया। ये प्रदेश के विकास के आईना दिखाता है। हंडी से एक दाना दबा के देखने से पता चल जाता है कि चावल कितना पका है नहीं पका है। राजनांदगांव में जो विकास की कल्पना और इनको जो सब जगह दिखाया था वो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सबसे बड़ा उद्योग लगाने के लिए। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को चुनौती
मुख्यमंत्री को चुनौती इस बार उदय मुदलियार की पत्नी दे रही हैं, उनके बेटे यहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने तो उन्हें बहन करार दिया था, तो फिर क्यों वो सामने खड़ी हैं उनके? मैं यही चीज कह रहा हूं कि उन्होंने बहन कहा, ऐसा भाई जो उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सकता उसको मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। ये चुनाव रिश्तों का नहीं होता और कांग्रेस ने उनकी शहादत का कितना सम्मान किया। कांग्रेस के 10 लोगों ने टिकट मांगा वहां से, कांग्रेस के 10 लोगों ने टिकट मांगा। उनकी शहादत का अपमान जैसे लोग कह रहे हैं सही मायने में कांग्रेस ने किया है, क्योंकि आप कलश यात्रा भी सलीके से नहीं निकाल पाए। बघेल साहब, पूरे प्रदेश में कलश यात्रा निकली और लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि दी और शहीद परिवारों में से 4 लोगों को टिकट दी गई है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अजीत जोगी ने कहा कि यह चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता क्योंकि पार्टी के अंदर इतनी अंतर्कलह है। क्या एक बेटे होने के नाते आपके दिल में दर्द नहीं है कि आपकी अपनी पार्टी इसे मुद्दा नहीं बना रही है, कलश यात्रा नहीं ठीक से निकाल पाई? आप क्या कहेंगे? कलश यात्रा में काफी नांदगांव विधानसभा में बहुत भीड़ थी, लोगों ने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। नांदगांव की जनता इस बार उदय मुदलियार जी के लिए न्याय करके वोट डालेगी और नांदगांव में ये बहुत बड़ा लोगों के दिल में जज्बा है कि वो उदय मुदलियार को वोट देंगे। हाँ, क्या बोल रहा? नहीं, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है वाकई चुनौती दे पाएंगी अलका जी मुख्यमंत्री को? ये बात निश्चित है कि राजनांदगांव विधानसभा से हमारी अलका दीदी जीत के आ रही है। 5 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह ने किया है उसको जनता ने भोग लिया है और निश्चित रूप से भाई उदय मुदलियार की शहादत की इज्जत राजनांदगांव का हर आदमी करेगा और राजनांदगांव से अलका दीदी चुनाव जीतेगी। सवाल यहां पर यह है, मैं जानता हूं बहुत शोर है यहां पर, सवाल यहां पर यह है एक तरह से यादव जी कि कहा जा रहा है कि उनकी अपनी छवि तो डॉक्टर रमन सिंह की अच्छी है, मगर आपके मंत्री, यही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, आपके मंत्री और नेता उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की छवि और बाकी सबकी छवि स्पष्ट है, साफ है और इसके दम पर ही तीसरी बार सरकार बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आपके नेताओं की छवि अच्छी है? इसका यह सबूत है कि पिछले 10 साल में जो आपके नेता दिवालियेपन की कगार पे थे आज वो करोड़पति बन गए। आप किसी का नाम नहीं बता सकते। कांग्रेस ब्रजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, इसके अलावा कितने नाम दूं आपको? बताओ मैं अभी आपको। वो अपने आप में सक्षम लोग हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा निकाल लीजिए। बिल्कुल, हमने देखा है कि रमन सिंह जी के साथ साथ उनकी अपनी छवि अच्छी है और ये चीज आपके खिलाफ होने वाली है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। रमन सिंह की छवि क्लीन पाक साफ नहीं है। सीडी कांड में, नार्को सीडी कांड में वो फंसे हुए हैं। यहाँ के 12.5 के लोहा खदान को उन्होंने बेच दिया। पुष्प स्टील जैसे कागजी कंपनी को उन्होंने 1000 हेक्टेयर जमीन दी। तो ये रमन सिंह जी के राज में कर्नाटक के जो 1 लाख करोड़ की कीमती जो हीरे हैं। बहुत अच्छा, अब ये बताइए, बहुत अच्छा बोला आपने बघेल साहब। अब ये बताइए कि रमन सिंह को चुनौती देने के लिए आप कोई एक नाम, एक चेहरा कांग्रेस की तरफ से बता दीजिए। कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं और उस समय आने पर निश्चित रूप से नेतृत्व करेगा। रमन सिंह कोई हमारे हुआ नहीं है। हुआ नहीं है क्या रमन सिंह? चलिए और भी लोगों से हम सवाल लेते हैं। छोड़िए। मेरा सवाल कांग्रेस नेता भूपेश बघेल जी से है कि आपकी सेंट्रल में बैठी सरकार महंगाई को आज तक दूर नहीं कर पाई है और छत्तीसगढ़ के एक मंत्री सोने की खुदाई में मस्त है। जवाब दें। दुनिया के कई देश प्रधानमंत्री का पुतला जलाते हैं, कांग्रेस ने एक पुतले को प्रधानमंत्री बनाकर देश को जला दिया। अभी जब मैं भाई मधुसूदन यादव जी से इतना पूछना चाहूंगा कि किसानों के लिए आपने क्या नीति बनाई है? अभी 5 एकड़ जमीन को रजिस्ट्री नहीं कराने बोल रहे। अभी भाई हमारे भावेश में मैं माननीय मधुसूदन जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी क्या रोड नाली गली तक ही सीमित रहेंगे? मैडम आप बोलिए, आपका जो की बात मेरा क्वेश्चन, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं उद्योग लगाऊंगा। यहाँ 100 साल पुराना बीएनसी मिल बंद हो गया और पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं सांसद महोदय से ये जानना चाहती हूँ
कि वे विकास की बात करते हैं, पर आज भी शराब बंद कराने के नाम पे करोड़ों रुपया ये जो सवाल ये एक अहम बात मैं सवाल पूछता हूं जल्दी से। महिलाओं की सुरक्षा अभी भी एक चिंता की बात है, जैसा कि वो मैडम उठा रही थी इस मुद्दे को। आप खुद जानते हैं झलियामारी में क्या हुआ था, वहां पे बलात्कार लगातार और लड़कियों का होता रहा। महिलाओं की सुरक्षा पूरे देश की चिंता का विषय है, केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। आप इत्तेफाक रखते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल नहीं है। प्रदेश में महिलाएं बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस के कांस्टेबल तक सुरक्षित नहीं है। यहाँ नई राजधानी में पुलिस कांस्टेबल के साथ बलात्कार होता है, झलियामारी में बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, राजधानी में 5 और 9 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, राजनांदगांव में बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत शर्म का सबब हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह की अपनी छवि जैसे भी हो, मगर आपके सोशल इंडिकेटर, सामाजिक जो सरोकार हैं, वो लगातार धंसते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। हमने कुपोषण को कम किया, हमने मातृत्व मृत्यु दर को कम किया, शिशु मृत्यु दर को कम किया। घटनाएं अनएक्सपेक्टेड होती है और ये पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, केवल छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित छत्तीसगढ़ में महिलाएं हैं। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है, मगर हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि वो 11 और 19 नवंबर को बड़ी तादाद में जाकर वोट दें। और हम आपको बता दें 8 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर आप इसके नतीजे देख सकते हैं। और इसके अलावा हम कल बड़ी बहस करने वाले हैं रायपुर में। जी हां, रायपुर पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री।